Hello everyone, I am Kanika Kumar and recently I have cleared IBPS PO examination and I have been allotted Punjab and Sindh Bank. So today I am here to discuss with you all about my journey, my strategy, how I cleared this examination, what were the challenges I faced, how I overcome those challenges, कौन कौन से एजुकेटर्स थे अन अकेडमी पे जिनको मैंने फॉलो किया, क्या क्या की रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक बैंकर के अंदर एक एस्पिरेंट में जो कि उसे बैंकर बनाती हैं आगे जाके जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो कि की रिक्वायरमेंट्स होती हैं सो आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल अबाउट दिस सो बिफोर स्टार्टिंग with this I would like to tell you all about me. So this is about me. I have done BCom honors from University of Delhi in 2019. I got graduated. Currently I'm pursuing MCom, that is Masters in Commerce from Delhi University. And I started preparing for bank exams after my graduation in August 2019. सो अगस्त 2019 से पहले मैंने सिर्फ एक बैंक एग्जाम दिया था दैट वाज एसबीआई क्लर्क बट मैं उसे क्लियर नहीं कर पाई बिकॉज उस टाइम पे मैंने कोई तैयारी नहीं कर रखी थी मुझे सिलेबस का कोई आइडिया नहीं था मैंने जस्ट एक ऐसे ही एग्जाम को देखने के लिए मैंने जो था एग्जाम दे दिया बिकॉज मेरा उस टाइम पर कोई माइंड सेट नहीं था कि मुझे बैंकिंग ही करनी है अगस्त से पहले क्योंकि मेरी कैंपस प्लेसमेंट हुई थी सो आई वांटेड टू जॉइन दैट कंपनी बट माय फैमिली वांटेड दैट आई शुड परस्यू अ करियर इन बैंक गवर्नमेंट सेक्टर तो जब मैंने सिलेबस वगैरह को देखना स्टार्ट किया कम्पिटिटिव एग्जाम्स के सबसे जो एक कन्वीनियंट मुझे सिलेबस लगा अपने अकॉर्डिंग दैट वाज फॉर बैंक एग्जाम्स क्योंकि बैंक एग्जाम्स जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते हैं हमें एक कम टाइम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है तो एंड जो सिलेबस था वो भी ऐसा था कि हाँ दैट यस आई विल बी एबल टू डू इट so I started my preparation in 2019 of August. So this is about my success and failures in bank exams. बहुत सारे हम लोग जो है सक्सेस स्टोरी सुनते हैं मैंने भी अपने प्रिपरेशन के टाइम पे बहुत सक्सेस स्टोरीज सुनी थी बट देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर एबल टू क्लियर द एग्जाम इन वन गो बहुत सारे लोगों को काफ़ी टाइम लग जाता है किसी को 1 ईयर लगता है किसी को 2 ईयर्स लगते हैं किसी को 3 ईयर्स लग जाते हैं तो बट अल्टीमेटली जो है वो क्या मैटर करती है हमारी सक्सेस ऐसा नहीं है कि किसी को अगर कोई 3 या 4 मंथ्स में क्वालिफाई कर रहा है तो हर जो है पर्सन 3-4 मंथ्स में क्वालिफाई कर लेगा वी शुड नॉट कंपेयर आवर फर्स्ट चैप्टर विद एनीवन्स 20 चैप्टर क्योंकि हमें क्या करना चाहिए कि अपने आप पर कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए कि अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारी प्रिपरेशन के लिए जो है एक माइनर कंट्रीब्यूशन होगा अगर हम अभी से प्रिपरेशन को अपनी स्टार्ट करें तो मैंने जो था अपना फर्स्ट एग्जाम दिया 2019 में एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ जब मैंने अगस्त में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया उस टाइम पे मेरा जो पहला प्रीलिम्स आया दैट वाज आईबीपीएस पीओ बट मेरा वो भी क्लियर नहीं हुआ ड्यू टू लैक ऑफ प्रिपरेशन क्योंकि उस टाइम पे मुझे शायद 1 या 1.5 महीना ही ऑलमोस्ट हुआ था मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी जब देन केम एलआईसी असिस्टेंट प्रीलिम्स वो भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ देन आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स वो भी नहीं हुआ बट इससे मुझे क्या रियलाइज हो रहा था कि 2019 का मेरा कोई भी एग्जाम जो था वो क्वालिफाई नहीं हुआ बट मेरे मार्क्स जो थे वो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होते जा रहे थे जो मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स थे उसमें मेरे जितने भी मार्क्स आए थे उससे मेरे हमेशा 10 मार्क्स 15 मार्क्स इतने जो थे वो मेरे इंक्रीज ही होते जा रहे थे कभी 5 मार्क्स भी इंक्रीज हो रहे हैं सो दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे ही जाना चाहिए प्रिपरेशन में कभी भी वो एक टाइम पे स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए अगर वो रुक रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स कर रहे हैं तो उन मिस्टेक्स को क्या करना है हमें रेक्टिफाई करना है उनसे कुछ सीखना है सो दैट इज व्हाई आई एम हियर टू टेल यू ऑल कि ताकि जो मेरी जो मिस्टेक्स थी वो बाकी आने वाले एस्पिरेंट्स ना करें एंड दे शुड लर्न फ्रॉम दोज मिस्टेक्स एंड दिस इज ऑल उसके बाद 2020 जब स्टार्ट हुआ द फर्स्ट प्रीलिम्स आई गेव वाज एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ स्टिल सेम मिस्टेक्स आई वाज रिपीटिंग बट वही है कि मेरे मार्क्स इंक्रीज हो रहे थे मेरा ग्राफ जो था वो ऊपर जा रहा था इसके बाद आया आरबीआई असिस्टेंट प्रीलिम्स जो कि मेरा क्लियर नहीं हुआ आरबीआई असिस्टेंट की तो कट ऑफ भी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है बिकॉज टफ कंपटीशन होता है एंड वैकेंसीज बहुत कम होती हैं तो एज आई एम फ्रॉम दिल्ली बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ था आई वाजंट एबल टू क्लियर कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा ही था बट मेरी प्रिपरेशन जो थी वो भी उस लेवल पर नहीं थी कि मैं उस कट ऑफ को बीट कर पाऊँ द नेक्स्ट एग्जाम आई गेव वाज ऑफ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स इससे पहले क्या था आरआरबी पीओ प्रीलिम्स आने से पहले वाज लॉकडाउन मार्च 2020 में लॉकडाउन हुआ एंड ऑलमोस्ट मार्च एंड के आसपास आई गॉट टू नो अबाउट अन अकेडमी ऐसे ही मैं यूट्यूब सर्व कर रही थी एंड आई गॉट टू नो अबाउट अंकुश लांबा सर दैट ही टीचर्स ऑन अन अकेडमी
मैंने उनकी जो थी एक वीडियो पॉपअप हुई कि पज़ल्स बनाने का बहुत अच्छा वे ऐसा कुछ था, शानदार तरीका। मैंने वो वीडियो देखी एंड उसके बाद मैंने उनकी वीडियो देखने के बाद रियलाइज़ किया कि मैं क्या-क्या मिस्टेक्स कर रही हूँ अपने पज़ल्स बनाते टाइम, रीज़निंग को सॉल्व करते टाइम बेसिकली। कि उनका जो वे था सॉल्व करने का पज़ल्स को, वो बहुत ही एक बहुत कंसोलिडेटेड और एक बहुत छोटे वे में कंडीशंस को नोट करते थे। बट जिस वे से मैं कंडीशंस को नोट करती थी पज़ल्स बनाते टाइम, वो बहुत ज़्यादा वो बिल्कुल भी सही नहीं था। तो उनसे मैंने अपनी जो थी मिस्टेक्स को सीखा कि मैं क्या-क्या गलतियाँ कर रही हूँ। ऐसे ही मैं सर की वीडियोज़ देखती गई ऑलमोस्ट अबाउट 1 और 2 वीक्स मैंने उनकी फ्री वीडियोज़ देखी यूट्यूब पे एंड तब मुझे उनसे पता चला कि अनअकैडमी प्लस की भी एक सब्सक्रिप्शन की चीज़ होती है। देन आई बॉट अनअकैडमी प्लस एंड उस टाइम पर जो थी वो मेरी असली जो थी मायने में प्रिपरेशन जो थी उस टाइम पे स्टार्ट हुई इन अबाउट मार्च 2020 लास्ट ईयर। तो लॉकडाउन में मैंने अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से चैनलाइज़ किया। अपनी सारी मिस्टेक्स को मैंने रेक्टिफ़ाई करना स्टार्ट किया। अपने जो भी मेरे वीक पॉइंट्स थे, मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि हाँ, ये पॉइंट्स जो हैं, मैं इनमें गलतियाँ करती हूँ एग्ज़ाम्स में, जिस वज़ह से मेरा जो है उस टाइम पर आई यूज्ड टू गेट पैनिक इन एग्ज़ाम। मैं पैनिक हो जाती थी उस लेवल को क्वेश्चन को देख कर के। तो मैंने जब रियलाइज़ करा कि किन-किन क्वेश्चन्स को देख के मैं पैनिक कर रही हूँ या मैं क्या-क्या गलतियाँ कर रही हूँ, तो उसके बाद मैं सर की वीडियोज़ देखती गई एंड जो सर की जो बिल्कुल गाइडेंस थी, जो स्ट्रैटेजी थी, जो मैंने उसे बिल्कुल फ़ॉलो करा उनकी गाइडेंस को एंड देन जो भी एग्ज़ाम्स आए लॉकडाउन के बाद आई वाज़ एबल टू क्लियर देम। फर्स्ट एग्ज़ाम जो कि लॉकडाउन के बाद आया आरआरबी पीओ प्रीलिम था। ये मेरा बहुत ही कम मार्जिन आई गेस अबाउट 0.5 मार्क्स और 1 मार्क था कि मेरा ये क्वालीफाई नहीं हो पाया था। बट स्टिल मेरे मार्क्स जो थे वो बहुत अच्छे थे उसमें आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में। द नेक्स्ट एग्ज़ाम आई क्वालिफाइड वाज़ जो कि मेरा पहला प्रीलिम्स क्वालीफाई हुआ दैट वाज़ आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स 2020। देन उसके बाद क्या था कि एसबीआई पीओ प्रीलिम्स केम। एसबीआई पीओ जो था बहुत अनफॉर्चुनेट आया कि जब जब प्रेडिक्ट हो रहा था इन अबाउट अगस्त सितंबर दैट एसबीआई पीओ प्रीलिम्स विल हैपन, उस टाइम पर नहीं हुआ। बट जब आया आई गेस अबाउट 13 और 14 नवंबर वाज द डेट जब इसकी नोटिफिकेशन जो थी वो पॉपअप हुई। तो जब इसकी नोटिफिकेशन आई उस टाइम पे मेरी जो थी प्रिपरेशन बहुत एक सर्टेन लेवल पर जा चुकी थी। तो ऐसा होता है कि जब हमारी प्रिपरेशन एक सर्टेन लेवल पर जा चुकी होती है तो उसके बाद हमारा कोई भी एग्जाम जो है वो रुकता नहीं है। तो दैट वाज़ अबाउट मी। सर भी ये कहते थे अंकुर सर कि अगर एक सर्टेन लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो उसके बाद कोई भी आपका जो है एग्जाम नहीं रुकेगा। सो मेरे साथ भी सेम चीज़ होती थी। आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स मेरा क्वालीफाई हुआ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स मेरा क्वालीफाई हुआ, आईपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स मेरा क्वालीफाई हुआ। इसके बाद मेरा फर्स्ट मेंस आया दैट वाज़ एसबीआई पीओ मेंस जो था वो मेरा पहला मेंस था। वो मैंने मेंस दिया, मेरा मेंस क्लियर हुआ। आईबीपीएस पीओ मेंस मैंने दिया उसके बाद, वो भी मेरा मेंस क्लियर हुआ। इस टाइम पर क्या था मार्च में सारे मेंस जो थे वो लाइन से हो रहे थे लाइक एक ही वीक के अंदर-अंदर एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ का मेंस हुआ एंड ये दोनों ही मेरे मेंस जो थे वो क्वालीफाई हुए। आईबीपीएस क्लर्क का मैंने मेंस दिया बट वो मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ। दैट वाज़ अबाउट अ मार्जिन ऑफ 2 टू 3 मार्क्स बट नो वरीज़। आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस जब मैंने क्लियर किया, तो मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ आईबीपीएस पीओ में, नॉट इन एसबीआई पीओ। बिकॉज़ उस टाइम पे क्या था कि एसबीआई पीओ में मेरा इंटरव्यू भी क्वालीफाई हुआ बट जो मेरे मेंस में मार्क्स थे वो उतने ज़्यादा नहीं थे कट ऑफ से कि वो मुझे फाइनल सिलेक्शन दिला पाएँ। पीओ मेंस में क्या होता है कि हमें जितनी भी कट ऑफ होती है उसे 10 टू 15 मार्क्स अबव स्कोर करना होता है मेंस में ताकि फाइनल सिलेक्शन हो पाए। बट मेरे जो थे कट ऑफ से ओनली 3 टू 4 मार्क्स ही ऊपर थे। इंटरव्यू में मेरा स्कोर बहुत अच्छा था बट मेंस में मेरा जो स्कोर था वो कट ऑफ से सिर्फ 3 टू 4 मार्क्स ही ऊपर था। दैट इज़ व्हाई आई वाज़न्ट एबल टू क्लियर द फाइनल कट ऑफ एसबीआई पीओ। But yes, fortunately, after that IBPS PO result came and I was able to clear that. तो दिस वाज़ अबाउट माय सक्सेस एंड फेलियर्स। मैंने अपना जो था मेरे साथ ऐसा नहीं था कि मैंने वन गो में सारे एग्ज़ाम्स को क्वालीफाई किया हो। मेरे बहुत सारे फेलियर्स रहे दैट आई डिस्कस्ड विद यू ऑल। तो ऐसा कोई पैनिक क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि सबकी अपनी एक अलग जर्नी होती है। सबका अपना एक अलग टाइम होता है, अपना अलग पेस होता है। सो हमें कभी भी अपने चैप्टर को किसी और के चैप्टर से कंपेयर नहीं करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। क्योंकि सबका जो है माइंडसेट एग्ज़ाम में जाके सेम नहीं रहता, सबकी प्रिपरेशन जो है वो सेम लेवल पर नहीं हो पाती, सबके आवर्स ऑफ स्टडी जो है वो सेम नहीं होते। तो दैट्स व्हाट आई थिंक कि हमें कभी भी अपने आप को दूसरे से कंपेयर नहीं करना चाहिए। अगर हमारे फेलियर आ रहे हैं, तो हमें उन फेलियर्स को एक्सेप्ट करना चाहिए, उनसे कुछ ना कुछ सीखना चाहिए कि हाँ, इस बारी मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश सेक्शन में अगर मेरे कम मार्क्स आए हैं, तो वो क्यों आए हैं? नेक्स्ट टाइम मुझे अपनी इंग्लिश में और ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत है।
या अगर मैं पज़ल्स में मेरे साथ क्या होता था, मैं प जब मैंने अंकुश सर को फ़ॉलो नहीं किया था, उससे पहले की जब मैं एग्ज़ाम्स देती थी, उससे पहले मैं पज़ल्स को देखते ही एग्ज़ाम में बहुत पैनिक हो जाती थी। क्योंकि मैं पज़ल्स की इतनी प्रैक्टिस ही नहीं करती थी। ऑलमोस्ट मैं बस 3 से 4 पज़ल्स एक दिन में बनाती थी एंड दैट टू बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस के साथ, बहुत धीरे-धीरे करके कि हाँ, बन रहा है करके, ऐसा नहीं होता। हमें मॉक टेस्ट देने होते हैं, हमें बहुत कुछ देना होता है, क्विज़ेज़ देनी होती हैं, अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज़ करना होता है सही वे में। जो कि मैं नहीं कर रही थी। तो जब बस यही चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं कि अगर हम जो भी हमारे फेलियर्स आ रहे हैं, हम उनसे सीखें कि हमने क्या-क्या गलतियाँ की हैं, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में हमारे जो भी एग्ज़ामिनेशन आएगा, उसे हम क्वालीफाई कर सकें विथ फ्लाइंग कलर्स। तो नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द एजुकेटर्स आई फॉलोड इन अनअकैडमी। अंकुश लांबा सर के बारे में मुझे पता चला इन लॉकडाउन। मैंने उनकी वीडियो देखी यूट्यूब पर काफ़ी सारी। तो उससे मुझे पता चला कि अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन मैंने लिया एंड उनसे मैंने जो भी उनकी गाइडेंस थी उसे फॉलो किया बिल्कुल एंड टुडे आई एम सिलेक्टेड। तो अंकुश लांबा सर से मैंने प्रीलिम्स लेवल डीआई सीखे कि कैसे उन्हें जल्दी बनाया जाता है, बिकॉज़ प्रीलिम्स लेवल डीआई में भी मैं बहुत ज़्यादा लैग करती थी। मेरे क्वांट्स में उतना अच्छा स्कोर नहीं आ पाता था। बिकॉज़ मैं क्या करती थी कि पहले मुझे पता ही नहीं था कि किस तरह से एक एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना चाहिए। मैं पहले ही जाते ही बड़े-बड़े क्वेश्चंस को फॉर एग्ज़ाम्पल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मैं ऐसे क्वेश्चंस को करती थी। हमें कभी भी पहले एग्ज़ाम में जाकर के हमेशा छोटे-छोटे क्वेश्चंस से स्टार्ट करना चाहिए, जैसे सिम्प्लिफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, नंबर सीरीज़, देन डीआई होता है। सो मैंने कभी भी इन चीज़ों पे फ़ोकस नहीं किया। बट येस, अंकुश सर को जब मैंने फ़ॉलो करना स्टार्ट किया, उनकी गाइडेंस ये थी कि हमें पहले किन क्वेश्चन्स को टारगेट करना चाहिए, किस लेवल से हमें क्या माइंडसेट रहना चाहिए पेपर में डीआई को अटेम्प्ट करते टाइम। कौन-कौन से जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पैटर्न्स होते हैं कि एग्ज़ामिनर के फ़ेवरेट होते हैं कि हाँ, ये जो है डीआई पर क्वेश्चन मतलब इस लेवल का क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एवरेज के ऊपर बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आ जाता है, रेशियो, परसेंटेज, ये तो बहुत बेसिक्स होते हैं जो हमें आने ही चाहिए डीआई को बनाने के लिए। तो प्रीलिम्स लेवल डीआई मैंने सर से सीखा। मेंस डीआई जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक एस्पिरेंट के लिए। अगर क्वांट हमारा अच्छा नहीं है तो, मेरा भी क्वांट उतना अच्छा नहीं था। मेंस लेवल डीआई मैंने सर से बनाना सीखा। मेंस डीआई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पीओ एग्ज़ाम्स में, बिकॉज़ पीओ के एग्ज़ाम्स में जो है पेपर का नाम ही यही होता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उस टाइम पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं होता, जो अरिथमेटिक के क्वेश्चंस होते हैं वो उतने ज़्यादा नहीं होते। बहुत ज़्यादा जो पेपर में होता है उस टाइम पे जो वेटेज रखता है वो होता है डीआई। तो मेंस लेवल डीआई जो था वो मैंने सर से बनाना सीखा। कैसे-कैसे क्या-क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं। बिल्कुल सर के जो लेवल ऑफ क्वेश्चन्स होते थे वो एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम मुझे ऐसा कभी-कभी लगता था जब मैं मॉक टेस्ट देती थी एंड जब मैं एक सर्टेन पीडीएफ से प्रैक्टिस करती थी एंड जब मैंने एग्ज़ाम भी दिया तब भी मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ, सर जिस लेवल की डीआई कराते हैं दैट वाज़ कमेंडेबल, कि उसी लेवल का डीआई जो है वो एग्ज़ाम में पूछा गया था। रीज़निंग प्रीलिम्स लेवल मैंने बिल्कुल सर से बनाना सीखा। सिलॉजिज़्म, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, ये जितने भी बेसिक टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं उस टाइम पे। रीज़निंग मेंस लेवल, रीज़निंग जो है एक ऐसा टॉपिक होता है मेंस में कि इसमें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। बिकॉज़ ये जो होता है वो हमारे माइंडसेट एक एग्ज़ामिनेशन के माइंडसेट एग्ज़ामिनर की सॉरी माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो क्या एस्पिरेंट से पूछने वाला है। तो रीज़निंग मेंस लेवल भी मैंने सर से बनाना सीखा एंड आई आल्सो फॉलोड आशीष अरोरा सर ऑन अन अकेडमी। डीआई एंड डीएस मेंस लेवल के लिए मैंने उनको फॉलो किया। मेंस में क्या होता है कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ मेंस में डीएस जो है डेटा सफिशिएंसी वो बहुत ज़्यादा आती है। तो डेटा सफिशिएंसी 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 1.5 मार्क्स इतने जो है वो वेटेज रखती है एक एक फॉर एक क्वेश्चन के लिए एंड ऐसे 5 टू 6 क्वेश्चंस होते ही होते हैं डीएस के। तो डेटा सफिशिएंसी एंड डीआई मेंस लेवल के भी मैंने सर से सीखे। नंबर सीरीज़, सिम्प्लिफिकेशन एंड प्रीलिम्स के डीआई भी मैंने सर से बहुत ज़्यादा सीखी, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी उनके उनकी क्लासेस के थ्रू। मैंने उनके रिकॉर्डेड बहुत सारे सेशंस देखे जिससे मुझे समझ में आया कि हाँ, ये नंबर सीरीज़ के फ्रीक्वेंटली जो है आस्क्ड पैटर्न्स होते हैं। सिम्प्लिफिकेशन के क्वेश्चंस में मैं क्या गलतियाँ करती थी पहले, मैं किस अप्रोच से सॉल्व करती थी, बिकॉज़ अप्रोच जो होता है वो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो कि हमें बाकी एस्पिरेंट्स से आगे लेकर के जाता है। तो अप्रोच जो था वो मेरा सिम्प्लिफिकेशन में मेरा गलत होता था स्टार्टिंग में, कि मैं गलत वे से उस क्वेश्चन को सॉल्व करती थी। बट येस, व्हेन आई सॉ आशीष सर वीडियोज़, तो मैंने देखा कि क्या-क्या वे होता है क्वेश्चन को टारगेट करने का, एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का। डीआई जो थे प्रीलिम्स के सर बहुत अच्छे वे में सिखाते थे। मैंने वो भी उनसे सीखे।
एंड आई ऑल्सो फॉलो निमिषा बंसल मैम ऑन अनअकैडमी। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो थे वो आई गेस मैंने आज तक वैसे ग्रामर जो था वो कभी किसी से नहीं सीखा। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर मैंने मैम के 2 to 3 टाइम्स आई गेस देखे थे पूरे, बिकॉज उससे क्या हो गया था देखने के बाद कि कोई भी एग्जाम हो तो उसमें एरर डिटेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती थी। 5 to 6 मार्क्स जो है वो प्रिलिम्स में आते ही आता है एरर डिटेक्शन, मेंस में भी एरर डिटेक्शन जो है वो आता है। तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर से जो है मैम के मैंने देखे, एंड उससे सारी जो थी वो मेरी ग्रामर वन टाइम में ही जो थी वो सारी क्लियर हो गई। 2 to 3 टाइम्स आई गेस मैंने देखा था, उसके बाद मैंने 120 रूल्स ऑफ ग्रामर नहीं देखा, बिकॉज उसके बाद जो था मुझे वो बिल्कुल जैसे जैसे मैम जिस वे में बोलती थी वो बिल्कुल मेरे माइंड में इम्प्रिंट हो चुका था कि हाँ ये मुझे करना होता है, ये जो है क्वेश्चंस ऐसा ऐसा लेवल ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। मेंस लेवल की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये मैंने मैम से बनाने सीखे, बिकॉज मेंस में क्या होता है, आईबीपीएस पीओ हो या आईबीपीएस क्लर्क हो या एसबीआई पीओ एसबीआई क्लर्क हो, मेंस में जो है इंग्लिश में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेंस में। तो जब मैं प्रीलिम्स देती थी एंड मैं जो मुझे अन अकेडमी के बारे में नहीं पता था, तो उससे पहले मैं क्या करती थी कि मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को गलत वे से अप्रोच करती थी। मैं पूरा पैसेज पढ़ने लग जाती थी एंड देन लास्ट में जाके मैं क्वेश्चंस को देखती थी, तो ये बहुत ही गलत अप्रोच होती थी। मैंने मैम से सही अप्रोच सीखी कि पहले हमेशा जो है क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए, उन क्वेश्चन के कीवर्ड्स को लिखना चाहिए एंड देन वी हैव टू स्किम द पैसेज। तो ये जो था मैंने सब अपनी मिस्टेक्स को सीखा कि मैं क्या-क्या गलतियाँ कर रही थी, एंड देन वहाँ से मैंने अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया। बहुत सारे क्विज़ेज़ दिए, मॉक टेस्ट दिए, जिनके बारे में मैं आगे आने वाले डिटेल सेशंस में आपको बताऊँगी कि मैंने कितने मैं मॉक टेस्ट देती थी, कौन-कौन से मैंने सोर्सेज़ फ़ॉलो करे। अपनी जो मैंने पीडीएफ सॉल्व करी, मैं कितने-कितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस और क्या कितने-कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस मैं पर डे में सॉल्व करती थी, अराउंड जब प्रीलिम्स हो या मेंस एग्ज़ाम आने वाला हो। तो ये सब जो है मैं आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करूँगी। ऑल्सो आई विल डिस्कस कि जो डिटेल में जो सिलेबस क्या-क्या रहता है इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग एंड फॉर जीए, कि क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए। जिससे कि हमें पे अगर क्योंकि सिलेबस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। अगर हमें सिलेबस का सही से आइडिया है कि यस क्या-क्या एक एग्ज़ामिनेशन जो है वो हमसे क्या-क्या डिमांड कर रहा है। अगर हम पहले ही वो सब इन हैंड अगर हमारे पास हो, एक सिलेबस हो, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो सिलेबस मैंने भी अपनी प्रिपरेशन का स्टार्ट करी थी, मैंने सबसे पहले सिलेबस ही देखा था कि क्या-क्या होता है एंड यस क्या-क्या टॉपिक्स जो है मैं करती जा रही हूँ, किन-किन टॉपिक्स में मेरी अच्छी कमांड होती जा रही है। That was about that will I will discuss in the upcoming videos. The next I would like to discuss with you all is about my preparation. मैंने क्या-क्या किया in English, Quant, Reasoning and GA. फर्स्ट थिंग इज रीडिंग एडिटोरियल्स। एडिटोरियल रीडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन इंग्लिश, क्योंकि हम इंग्लिश की चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, हम कितना भी कर लें, अगर जब तक हम एडिटोरियल्स पढ़ने नहीं स्टार्ट करेंगे, जब तक हम अपनी रीडिंग की एबिलिटी को तेज नहीं करेंगे, तब तक हम मेंस में जाकर के क्वेश्चंस को नहीं जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। बिकॉज मेंस में जो है बहुत बड़े बड़े पैसेजेस आते हैं, 3 3 4 4 बड़े बड़े बिल्कुल पैराग्राफ्स होते हैं, पैराग्राफ से पैराग्राफ्स लिखे होते हैं एंड उसके ऊपर आगे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। एंड क्वेश्चंस भी जो कि होते हैं ना वो डायरेक्ट नहीं होते। आई स्टिल रिमेंबर इन एसबीआई पीओ, एसबीआई पीओ में एक बहुत बड़ा ऐसे पैसेज आया था एंड उसके जो क्वेश्चंस थे वो भी बहुत ज़्यादा ट्रिकी थे। उन क्वेश्चंस को मतलब वन गो में पढ़ करके जो था उनका मीनिंग नहीं निकल पा रहा था। तो इससे क्या होता है कि रीडिंग एडिटोरियल्स की अगर हमारी हैबिट हो, तो एडिटोरियल रीडिंग अगर हमारी हैबिट है, तो मेंस में जाकर के बहुत ज़्यादा हेल्प होती है, क्योंकि एडिटोरियल की जो लैंग्वेज होती है वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। एडिटोरियल्स में जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है एज़ कम्पेयर टू जो कि एग्ज़ाम में आएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में उतनी ज़्यादा टफ लैंग्वेज नहीं होती। बट येस अगर हम पहले ही एडिटोरियल्स की लैंग्वेज को अपनी डेली हैबिट के अंदर ले आएँ कि मैंने 8 टू 9 मंथ्स या 6 टू 7 मंथ्स मैंने रोज़ एडिटोरियल्स पढ़े हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, तो एग्ज़ाम में जाकर के हमें अल्टीमेटली हम उतनी तेज़ी से, उतनी स्पीड के साथ हम उस चीज़ को पढ़ पाएँगे और उसे स्किम कर पाएँगे। स्किमिंग मीन्स कि हम उस चीज़ को इतनी जल्दी कॉम्प्रिहेंड कर पाएँगे। बिकॉज़ कॉम्प्रिहेंड करना उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कि हम जो पढ़ते जा रहे हैं उसका मीनिंग भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो एडिटोरियल रीडिंग से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एडिटोरियल रीडिंग द हिंदू की भी हो सकती है, इंडियन एक्सप्रेस की भी हो सकती है। रीडिंग की बहुत ज़्यादा हैबिट होनी चाहिए। अगर कोई एडिटोरियल कोई एस्पिरेंट नहीं भी पढ़ पा रहा है, सो वी शुड स्टार्ट विद रीडिंग नॉवेल्स और छोटी-छोटी स्मॉल स्टोरीज़ जो कि होती हैं, हमें उनसे स्टार्ट करना चाहिए। तो मैंने जब स्टार्ट किया था, आई यूज्ड टू रीड स्मॉल ब्लॉग्स ऑन गूगल। मैं छोटा-छोटा ऐसा सब पढ़ती थी, ब्लॉग्स वगैरह रीड करती थी एंड उससे क्या था कि रीडिंग की थोड़ी बहुत हैबिट होती जा रही थी। एंड देन आई स्विच टू द हिंदू एडिटोरियल। तो एडिटोरियल रीडिंग मैंने स्टार्ट करी।
जो वर्ड्स होते थे मैं उन्हें अंडरलाइन करती थी एंड उनका गूगल पे साइमल्टेनियसली मीनिंग सर्च करती थी एंड इससे क्या होता था मैं कभी वोकैब को नोट नहीं करती थी। सबकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी होती है इस चीज़ में। मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने कभी वोकैब्स को नोट नहीं किया। जो भी कोई फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टफ वर्ड आ गया तो मैंने उसको है उस टाइम पे गूगल कर लिया एंड उस टाइम पर तो चलो मैंने उसको वर्ड को मीनिंग समझ करके मैंने आगे भी रीडिंग करनी शुरू कर दी। बट नेक्स्ट टाइम जब वो वर्ड आया तो मैंने उसको फिर से सर्च करा। अब ऐसे क्या होता है अगर हम उसको 2-3 बार मैं उसको सर्च करती थी तो अल्टीमेटली 4th टाइम जाकर के ना वो मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड में स्टोर हो जाता था कि हाँ, इसका मीनिंग ये है, मैंने 3-4 बार पढ़ रखा है। तो एडिटोरियल्स में क्या होता है कि वर्ड्स बहुत ज़्यादा रिपीट होते रहते हैं। तो अ, रीडिंग एडिटोरियल्स मैं जब वोकैब्स को नोट नहीं करती थी एंड मैं इस तरह से अपने गूगल करके उस टाइम पर आगे रीड करती जाती थी एंड डेली मैंने जो 2 एडिटोरियल्स आते थे द हिंदू के वो तो मैं रीड करती थी। प्लस मैंने जो फर्स्ट पेज होता है द हिंदू का वो भी मैं डेली रीड करती थी। उससे क्या होता है कि रीडिंग जो क्योंकि फर्स्ट पेज पर कंपैरेटिवली उतनी टफ इंग्लिश नहीं लिखी होती, ईज़ी लेवल होता है जो कि लिखा होता है, बहुत ईज़ी वर्ड्स लिखे होते हैं। तो उससे क्या होता है कि अगर हम ईज़ी लेवल को भी पढ़ रहे हैं तो टफ लेवल जो है वो थोड़ा-थोड़ा करके हम अपने आप थोड़े टाइम बाद सीखना शुरू हो जाते हैं। जीए की क्विज़ेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है जब मेंस एग्ज़ाम आता है बिकॉज़ मेंस में क्या होता है कि जो क्वेश्चन्स जिस तरह से फ्रेम्ड होते हैं ना अ, उस टाइम पर हमें अगर हम क्विज़ेज़ को बहुत ज़्यादा देते हैं, तो क्विज़ से हमारे एक बैक ऑफ द माइंड में एक आंसर जो है ना वो माइंड में हमारे फ्रेम हो जाता है कि हाँ, छप जाएगा बिल्कुल कि इस क्वेश्चन का आंसर यही है। तो जीए क्विज़ेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। प्रीलिम्स, रीज़निंग एंड डीआई ये तो है ये आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली बेसिस लेवल जब जब तक मेरे सारे प्रीलिम्स नहीं हो गए एसबीआई पीओ वाज़ द लास्ट प्रीलिम्स आई गिव उस टाइम तक मैं सारे के सारे जो थे वो डेली प्रीलिम्स की रीज़निंग एंड डीआई तो मैं करती ही करती थी। डीआई जो है वो डेली में 3 टू 4 डीआई प्रीलिम्स के मैं करती थी। पज़ल्स के लिए भी मैं अपकमिंग वीडियोज़ में बताऊँगी कि मैंने कितने अमाउंट ऑफ पज़ल्स मैंने स्टार्टिंग में किए हैं, धीरे-धीरे मैंने करके कैसे अपने नंबर ऑफ पज़ल्स को बढ़ाया। मेंस लेवल डीआई जो है ये भी डेली बेसिस पे आई यूज्ड टू प्रैक्टिस इट। मेंस लेवल रीज़निंग भी। लाइव क्लासेस जो थी वो मैंने अंकुश सर की मैं देखती थी। एंड प्रीलिम्स मॉक्स जो थे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आगे आने वाली वीडियोज़ में आई विल टेल यू अबाउट कि मैंने कैसे-कैसे जो थे मेरे मॉक्स में क्या स्कोर रहता था। क्या-क्या माइंडसेट होना चाहिए जब हम एक मॉक को दे रहे होते हैं तो। एंड उसे कैसे एनालाइज़ करना चाहिए, क्या-क्या मिस्टेक्स जो हैं अगर हम करते हैं हम उन्हें कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आगे आने वाले सेशंस में आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू ऑल अबाउट दिस एंड मेंस के मॉक्स के बारे में भी मैं डिटेल में आपको बताऊँगी कि क्या-क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए मेंस के मॉक्स को लेकर के। तो दिस इज़ अबाउट माय प्रिपरेशन कि मैंने क्या-क्या किया। ये मैंने एक थोड़ा कॉम्प्रिहेंड कर दिया इस चीज़ को। आगे आने वाले सेशंस में मैं आपको इसको डिटेल में बताऊँगी कि मैंने क्या-क्या जो था इन जो मैंने आपको ये सब बताया कि प्रीलिम्स मॉक्स, प्रीलिम्स रीज़निंग एंड डीआई कि मैं कितने अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती थी। सो ये जो है ये बहुत ज़्यादा जो ये सब जो मैंने टॉपिक्स बताए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जो कि एक एस्पिरेंट को करने ही करने हैं। बिकॉज़ इसके बिना जो है हमारा सिलेक्शन जो है वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो। बट येस सबका अपना अलग-अलग पेस होता है। कोई एक दिन में कितने 4 क्वेश्चन्स करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 पज़ल्स किसी ने मेंस के सॉल्व करे, कोई 2 ही करता है, कोई 1 करता है। सो अल्टीमेटली क्या मैटर करता है हमारा सिलेक्शन मैटर करता है कि हाँ, जो हम कर रहे हैं उससे हम सिलेक्ट होने चाहिए। तो आगे आने वाले सेशंस में आई विल डिस्कस विद यू ऑल कि कितने लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो मैंने प्रैक्टिस किए एंड एक एवरेज एस्पिरेंट को भी कितना जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। सो द नेक्स्ट की रिक्वायरमेंट्स आई विल डिस्कस विद यू ऑल कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, एक बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट के लिए कि जो कि उसके अंदर होनी ही होनी चाहिए। बिकॉज़ अगर नहीं भी है तो उसको वो चीज़ अपने अंदर लानी पड़ेंगी बिकॉज़ मेरे अंदर भी स्टार्टिंग में ये सारी जो थी अभी एट्रिब्यूट्स जो मैं डिस्कस करूँगी ये सब नहीं थे। बट अल्टीमेटली धीरे-धीरे करके हर एक एस्पिरेंट के अंदर आ जाते हैं अगर उसे अपना गोल को अचीव करना है तो। द फर्स्ट थिंग इज़ पेशेंस। पेशेंस लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक सर्टेन टाइम आता है जब हमारे एग्ज़ाम्स क्वालीफाई नहीं हो रहे होते। जैसे मेरे साथ था कि मैंने 4-5 प्रीलिम्स में देते जा रही थी 7 टू 8 प्रीलिम्स हो गए मेरे नहीं क्वालीफाई हो रहे। प्रीलिम्स से प्रीलिम्स दिए जा रही हूँ बट नहीं क्वालीफाई हो रहे। सो उस टाइम पर क्या होता है कि पेशेंस लेवल गिव अप हो जाता है कि हाँ, अब नहीं हो रहा है। जब प्रीलिम्स ही नहीं क्वालीफाई हो रहा तो मेंस कैसे होगा एंड इंटरव्यू कैसे होगा? तो पेशेंस लेवल जो था उस टाइम पे मेरा गिव अप हो रहा था। बट नहीं, अंदर से जो था फिर भी एक होता है कि अब नहीं हुआ तो हो जाएगा बिकॉज़ मेरा जो ग्राफ था प्रिपरेशन का जो मेरे मार्क्स थे, वो हर प्रीलिम्स में कंटीन्यूअसली इंक्रीज़ होते जा रहे थे।
आपका जो ग्राफ है वो कभी भी स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए कि हाँ, आपके मार्क्स जो है वो उतने रुके हुए हैं या आपका ग्राफ जो है वो फॉल करता जा रहा है, आपके मार्क्स गिर रहे हैं। ग्राफ हमेशा इंक्रीज़ होना चाहिए, बिकॉज़ उससे क्या होता है कि आपको लगेगा यस यू आर कॉन्फिडेंट कि ये वाला एग्ज़ाम नहीं क्वालीफाई हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वालीफाई हो जाएगा। वो नहीं हुआ तो नेक्स्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरे मार्क्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर मार्क्स बढ़ेंगे धीरे-धीरे करके, देन उसके बाद अल्टीमेटली एक ऐसा दिन आएगा कि जिस दिन जो है हमारा गोल अचीव हो जाएगा। तो पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्टीमेटली हमें कोई भी कितना भी मोटिवेट कर ले, हम खुद ही अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं। हम खुद ही उतने पेशेंस अपने अंदर ला सकते हैं। कंसिस्टेंसी लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा नहीं है कि हमने आज जो है वो 8 घंटे पढ़ लिया, 9 घंटे पढ़ लिया। आज हमने 10 फॉर एग्ज़ाम्पल पज़ल्स कर लिए प्रीलिम्स के, एंड कल मैंने एक भी पज़ल नहीं करा। सो ये जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाती है। स्टार्टिंग में मेरी भी कंसिस्टेंसी नहीं होती थी। एक दिन जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 15 पज़ल्स कर लिए, तो मैं अगले अगले 3-4 दिन तक मैं करती ही नहीं थी। तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग, जो कि मैंने आगे आने वाले टाइम में धीरे-धीरे करके मैंने रियलाइज़ करी कि येस, ये जो चीज़ें हैं मुझे डेली बेसिस पे करनी होंगी। अगर मैं नहीं करूँगी डेली बेसिस पे तो अल्टीमेटली वही होगा कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हमें एक एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है तो जो भी हम चीज़ें सोचते हैं कि ये मुझे करनी है, तो वो मुझे डेली बेसिस पे करनी ही करनी है। हम उससे जो है उसे लेट गो नहीं कर सकते। हार्ड वर्क जो होता है वो हार्ड वर्क, यस, हार्ड वर्क इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी एग्ज़ाम हमें क्वालीफाई करना हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या कोई भी किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, हार्ड वर्क तो यस हमें चाहिए ही चाहिए। डेडिकेशन डेडिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने गोल के टुवर्ड्स कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हैं, वो हमारे एफर्ट्स से पता चलता है कि अगर आप कितना पढ़ रहे हैं, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोते ही जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 12 से 13 घंटे अगर आप एक दिन में सोते ही जा रहे हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, देन उससे यही पता चल रहा है कि आप डेडिकेटेड नहीं हैं अपने गोल के टुवर्ड्स। तो डेडिकेशन होना एक अपने गोल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ यही है कि हमें अल्टीमेटली सक्सेस उसी को मिलती है जो कि अपने अपने गोल के लिए डेडिकेटेड होता है, जो अपने गोल को अपने पैशन की तरह लेता है कि यस, मुझे ये करना ही करना है एट एनी कॉस्ट। द लास्ट इम्पोर्टेंट एट्रीब्यूट जो कि मुझे लगता है जो कि एक एस्पिरेंट के अंदर होना ही होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। हमें अपने साथ ऑनेस्टी मेंटेन करनी होगी अपनी पूरी जर्नी के दौरान। हम कोई भी, चाहे हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, हम बैंक की करें, किसी के भी करें, ऑनेस्टी होना अपने साथ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ऐसा क्या है कि अगर मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या करती थी, अपना सुबह उठ के एक गोल डिसाइड कर लिया कि आज मुझे ये फॉर एग्ज़ाम्पल पीडीएफ्स हैं, मुझे ये सॉल्व करनी है, ये क्लासेस हैं, मुझे देखनी है। एक मुझे प्रीलिम्स का मॉक करना है, मुझे मेंस के मॉक में से इतने क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं आज। तो अगर जो मैं सोचती थी कि मुझे इतना करना ही करना है, तो एट द एंड ऑफ द डे मुझे जो था अपने टारगेट को मीट करना ही होता था। स्टार्टिंग में जो है हमारे टारगेट का मैं मीट नहीं कर पाती थी। 70 टू 80% भी मैं अचीव नहीं कर पाती थी। बट धीरे-धीरे करके अपना गोल का 80%, अपने टारगेट का 90% मैंने अचीव करना स्टार्ट किया। तो ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में आप अपने जो है आपने जितना सोचा है आप उसका 100% पूरा अचीव कर पाएँ। इट इज़ परफेक्टली फाइन कि अगर आप उसका 70 टू 80% भी अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं। बट येस, इतना एफर्ट होना चाहिए कि धीरे-धीरे आगे आने वाले टाइम में हमें अपने साथ जो है वो ऑनेस्टी मेंटेन रखनी है। एटलीस्ट 90% जो है वो हमें अपने टारगेट का अचीव करना ही करना है। तो बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम जो सुबह उठ कर के जो डिसाइड कर रहे हैं कि आज मुझे ये सब करना है, वो सब हमारा एट द एंड ऑफ द डे अगर वो क्लियर हो रहा है, अगर हम वो सब कर पा रहे हैं, तो क्या होता है कि एग्ज़ाम में मतलब जाकर के हम अपने आप में कॉन्फिडेंट फ़ील करते हैं। सेल्फ सैटिस्फैक्शन होती है कि हाँ, मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर रखी है, आज जो है वो तो अब तो मेरा एग्ज़ाम कोई रुकेगा नहीं। बिकॉज़ मेरे साथ भी ऐसा होता था कि स्टार्टिंग में आई यूज्ड टू पैनिक, जब मेरे स्टार्टिंग के जितने भी प्रीलिम्स होते थे, मैं कोई भी पज़ल को देखती थी, आई यूज्ड टू पैनिक कि मुझसे नहीं सॉल्व होगा। पेपर में मैं गिव अप कर देती थी कि हाँ, 2 मिनट ट्राई करा, ढाई मिनट ट्राई करा पज़ल को, अब नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा, छोड़ दो, मैं ऐसे बैठ जाती थी उस टाइम पे। बट जब मैंने अपने साथ ऑनेस्टी मेंटेन करनी स्टार्ट करी, अपनी प्रिपरेशन को चैनलाइज़ करा, सही जो थी गाइडेंस को मैंने फॉलो करा, सही स्ट्रैटेजी को फॉलो करा, तो उस टाइम पर क्या होता था कि अब कोई भी पज़ल आ जाए एग्ज़ाम में, मुझसे वो बनता ही बनता था। जब 2020 के मैंने जितने प्रीलिम्स दिए। बिकॉज़ उस टाइम पर मैंने अपनी प्रिपरेशन को सही वे से चैनलाइज़ कर रखा था कि येस, इतना तो मुझे करना ही करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, दीज़ आर द की रिक्वायरमेंट्स जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बैंक एग्ज़ाम एस्पिरेंट के अंदर होनी ही होनी चाहिए। सो
इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस मैं आपके साथ सबके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या-क्या जो है वो सिलेबस रहना चाहिए बैंक एग्जाम्स के लिए, क्या-क्या सिलेबस होता है एंड मैं कैसे-कैसे मैंने अपने सिलेबस को कवर अप किया, क्या-क्या मिस्टेक्स मैं करती थी एंड क्या-क्या मैंने वेज जो थे फॉलो करे और उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई किया। मॉक टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या कितने नंबर ऑफ मॉक टेस्ट मैं देती थी फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड अब जीए रिविजन्स मैं अपनी कैसे करती थी, जीए की क्विज़ेज़ और मेंस लेवल के कितने पजल्स हैं सर्टेन डे में प्रैक्टिस करती थी, मेंस लेवल डीआई के लिए मैंने क्या सोर्सेस फॉलो करे। तो यस, इन द अपकमिंग वीडियोस मैं सब कुछ शेयर करूंगी आपके साथ कि मेरी क्या-क्या डिटेल में जो कि मेरी स्ट्रैटेजी रही मेंस को लेकर के, प्रीलिम्स को लेकर के एंड इंटरव्यू को लेकर के। तो इन द अपकमिंग वीडियोस आई विल डिस्कस विद यू ऑल रिगार्डिंग दैट। So here is a subscription plan for Unacademy. You can use the code RANKER10 to get the maximum discount. For 1 month, the charges are 1300. For 3 months, it is 3250. 6 months, it is 5200, and 12 months, it is 6500, and for 24 months, it is 7800. So yes, you can subscribe to Unacademy Plus by using the code RANKER10 to get the maximum discount. And also, please like, share, and subscribe the channel. And yes, if you liked my video, in the upcoming videos I will discuss with you all कि मेरी डिटेल में क्या क्या स्ट्रैटेजी रही थी, क्या क्या मेरी मिस्टेक्स थी एंड मॉक टेस्ट को लेकर के, अपने सोर्सेस को लेकर के, सब कुछ मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँ। थैंक यू ऑल, आई होप यू लाइक दिस।